हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। एंड जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगी कि अगर कुछ ऑटिस्टिक बच्चे नॉर्मल होते हैं या ऐसा बोला जाता है कि ये ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो ऑटिज़म से बाहर आ गया है या नॉर्मल हो गया है, तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है। क्या वो बच्चे सच में नॉर्मल हो जाते हैं, ऑटिज़म से बाहर आ जाते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न होता है, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड नॉर्मल हो सकता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगी कि आपका पूरा जो डाउट है इस बारे में वो पूरा क्लियर हो जाए। तो बेसिकली होता क्या है गाइस, इसके पीछे मास्किंग का कॉन्सेप्ट है। मास्किंग का सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको इस तरह से अडॉप्ट कर लेना और अपना जो ऑटिस्टिक बिहेवियर है उसको इस तरह से हाइड कर लेना कि ये नोटिस करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि सामने वाला पर्सन जो है वो ऑटिस्टिक है या नॉर्मल है। तो ऑब्वियसली मास्किंग करना अपने आप में ही बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब एक ऐसे शख्स बनने की कोशिश करना जो रियल में आप हो ही नहीं। तो ऑब्वियसली मास्किंग जो है वो सारे ऑटिस्टिक बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो कौन से बच्चे कर पाते हैं? मेनली जो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं वही मास्किंग कर पाते हैं। जनरली मोस्टली यही देखा गया है। क्यों कर पाते हैं इसके ऊपर मैंने अभी जस्ट रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया है हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म के ऊपर, आप देख सकते हैं। तो उनकी जो मेन जो क्वालिटीज़ होती हैं वो होती हैं कि उनकी जो लैंग्वेज स्किल होती है वो पूरी तरह से डेवलप होती है और उनके अंदर कोई भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती है। तो जिसकी वजह से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो अब बात करते हैं कि ये बच्चे मास्किंग करते क्यों हैं, ये क्यों मजबूर होते हैं अपने बिहेवियर को, अपने जो ऑटिज़म के सिम्टम हैं उनको छुपाने में और एक ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट करना जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। अब जैसा कि आपको सबको पता है कि हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं उनका जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। तो कई बार क्या होता है गाइस, ये बच्चे समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा बिहेवियर है उससे वो जो है वो बिहेवियर जो है वो लोगों को अजीब लगता है, या हम किसी को भी अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो वो सामने वाला जो है हमारे बिहेवियर को अजीब समझकर हमसे दूर चला जाता है। तो या फिर कई बार उनको फील होता है कि लोग उनके बारे में कुछ अजीब बोल रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि बुली कर रहे हैं। तो ये सारे जो टेंशन है एक्चुअली इस वजह से ये जो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं ये जो मास्किंग है उसको करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो वो इस तरह से जो हमारा सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है किसी क्राउड में, जैसे कि इनका जो स्टीमिंग का जो इशू रहता है, सेंसरी इश्यूज जो रहते हैं, या आई कांटेक्ट का जो इशू रहता है, या फिर कन्वर्सेशन करने में इनको भी जो प्रॉब्लम आती है, या क्राउड में जाके थोड़ा सा घबरा जाना, ये सारे सिम्टम जो हैं इनको ये इस तरह से कंट्रोल कर लेते हैं कि सामने वाले को पता नहीं चलता है कि ये ऑटिस्टिक हैं। ऑब्वियसली मास्किंग के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। बहुत लंबे समय तक अगर आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो, या जो ऑटिज़म के अपने जो सिम्टम हैं उनको आप फोर्सफुली स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो ऑटिस्टिक बच्चा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, यानी कि इनमें एंग्जाइटी अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैंने पहले भी बोला है गाइस, मास्किंग के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे कि ऑटिस्टिक बच्चा आपको नॉर्मल लगने लगे। यानी कि मास्किंग में भी बच्चा रियल में नॉर्मल नहीं होता है। उसके अंदर जो उसके ऑटिज़म के सिम्टम हैं वो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो सोसाइटी में एक्सेप्ट ना किए जाने पर उस बिहेवियर को फोर्सफुली अडॉप्ट करता है। मतलब वो नहीं चाहता है, वो वैसी लाइफ जीना नहीं चाहता है जिस तरह का बिहेवियर वो जो मास्क कर रहा है, अपने बिहेवियर को छुपा रहा है, वो खुद ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता है गाइस। वो वैसी लाइफ फोर्सफुली चूज करता है और जिसके बाद में उसको साइड इफ़ेक्ट भी दिखने को मिलते हैं एक लिमिटेड एज के बाद।
तो यहाँ से आप समझ गए होंगे गाइस कि एक ऑटिस्टिक बच्चे का रियल में नॉर्मल होना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो बहुत रेयर होते हैं, इनकी कैटेगरी ज़्यादा नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मास्किंग नहीं कर पाते हैं, यानी कि ऐसा इसलिए देखा जाता है कि बहुत कम ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं हम लोगों को सुनने को मिलता है कि नॉर्मल हो गए। तो उसके पीछे ये रीज़न होता है क्योंकि मास्किंग हर ऑटिस्टिक बच्चा नहीं कर सकता है। अब आपने समझ लिया कि हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे भी रियल में नॉर्मल नहीं होते हैं। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग यही है कि ऑटिज़म से बाहर आना मुश्किल है, एटलीस्ट अभी तक, जब तक कि कोई ट्रीटमेंट नहीं आ जाता तब तक। और ये मैंने आपसे पहले भी बोला है कि मुझे श्योर है कि एक ना एक दिन ऑटिज़म का ट्रीटमेंट ज़रूर आएगा। बहुत ज़्यादा एडवांस इसमें वर्क हो रहा है, रिसर्च हो रहे हैं, तो मे बी फ्यूचर में और बहुत जल्दी हम लोगों को इसका ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो एक और मैं पॉजिटिव चीज़ आप लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ गाइस। आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक बच्चे किस तरह से नॉर्मल जो बिहेवियर है उसको प्रिटेंड करते हैं, मतलब उसकी नकल करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं। तो ये मैं बात आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो इमिटेट, अगर आप इनको इमिटेशन कंसेप्ट जो है वो सिखा देते हो तो इमिटेशन ये बहुत अच्छी तरह से करते हैं, या आप कुछ हैबिट इनमें अगर डेवलप कर देते हो तो ये बच्चे उन हैबिट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जैसे मैं अपने बच्चे के केस में देख रही हूँ गाइस, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आते हैं, मतलब रियल में ये पता नहीं है कि ये चीज़ हम क्यों नहीं करते हैं या ये बिहेवियर जो है वो रॉन्ग क्यों है। काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, काफ़ी सारी हैबिट मैंने उसको ऐसे ही सिखाई हैं, वो जस्ट उन हैबिट्स को फॉलो करता है। जैसे ही अगर जस्ट मैं लास्ट वीक की बात करूं तो उसने क्या नया स्टार्ट किया, वो अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ के, मुझे नहीं था पहले उसमें वो इशू नहीं था, वो ऐसे हैंड पकड़ के सामने से वो बोल रहा था कि मुझे हेलो करना है और हैंड पकड़ के ऐसे ज़ोर से प्रेस कर रहा था। मैंने 2-3 बार नोटिस किया उसको, मुझे भी नहीं पता था, पहले नहीं करता था, फिर मुझे लगा कि नहीं ये कुछ रॉन्ग बिहेवियर है उसका। तो फिर जब भी वो हेलो करने जाता तो मैं उसको पहले ही टोक देती थी पहले से ही कि हैंड को प्रेस नहीं करना है, भैया को पेन होगा, भैया को पेन होगा। इस तरह से मैं कंटिन्यूसली उसको रोक रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ अपनी जो बात है, मैं उसके दिमाग में कंटिन्यूसली ये चीज़ डाल रही हूँ कि ये जो तुम कर रहे हो ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। या मैं उसको जब भी वो स्ट्रीमिंग करने की कोशिश करता है, बाहर वर्बल स्ट्रीमिंग करने की कोशिश करता है, तो मैं पब्लिकली जब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं तो मैं धीरे से उसके कान में जाके बोलती हूँ कि चिल्लाना नहीं है, चुपचाप खेलो, चुपचाप खेलो। मैं बार बार उसको उस चीज़ को बोलती जा रही हूँ। तो एक लेवल पे क्या होता है गाइस, बच्चे के दिमाग में ये बात घुस जाती है कि कौन कौन से बिहेवियर जो है वो मुझे पब्लिक प्लेस पे नहीं करने हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम ऑटिस्टिक बच्चे के जो सिम्टम हैं उनको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग पूरी तरह से नहीं जाएगी, मुझे पता है वर्बल स्ट्रीमिंग वो कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उसको समझना होगा। मैं उसको घर पे नहीं रोकती हूँ, अगर घर पे उसको चिल्लाना है ठीक है, मैं टाइम देती हूँ उसको चिल्लाना है, लेकिन पब्लिक स्पेस में उसको रोकती हूँ ताकि उसके दिमाग में ये मैसेज आए कि पब्लिक प्लेस में मुझे ये चीज़ें नहीं करनी हैं। या वो अगर एक्साइटमेंट में आके वो भी कई बार थोड़ा चिल्लाना शुरू करता है तो उसको भी मैं बार बार स्टॉप करती रहूँगी कि नहीं, अब मुझे पता है कि मेरे घर में कोई गेस्ट आ रहा है, तो मैं उसको पहले से बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है एक्साइटमेंट में आके वो वैसे ही स्ट्रीमिंग करेगा और थोड़ा सा चिल्लाएगा, तो मैं पहले से ही उसको दिमाग में भरने की कोशिश करने लगती हूँ कि ये अंकल आ रहे हैं और अंकल को हेलो करना है, नमस्ते करना है और चिल्लाना नहीं है। तो मैं बार बार बोलती रहती हूँ। तो ऐसे कर करके क्या हो रहा है, मैं नोटिस कर रही हूँ कि वो उसके दिमाग में वो हैबिट जा रही है, वो अब जो स्टेप्स हैं वो कंटिन्यूसली उसके दिमाग में रह रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है मुझे नहीं करनी है। जिन चीज़ों को मम्मी मुझे करने के लिए मना करती है, इसका मतलब बाकी लोगों के साथ भी वो चीज़ें मुझे नहीं करनी है। तो एक यही तरीका है, मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई अप्रोच है।
मैं उसको समझा नहीं सकती हूँ कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत क्यों है। अब आपको मैं एक चीज़ और समझाती हूँ। बहुत टाइम पहले वो क्या करता था पता नहीं, उसको खुद भी जीन्स पहनने का उसको करेज है एक्चुअली, बहुत पसंद करता है। पहले बहुत एक्साइटेड हो जाता था, पता नहीं क्या उसको जीन्स से लगाव था। अब उसके दिमाग में क्या है, अब अगर किसी ने अंकल ने डाली है या किसी अंकल ने आंटी ने डाली है जीन्स, उसको जाके बस वो टच करनी है जीन्स, उसको बस देखना है, उसको बस वो ज़रूरत से ज़्यादा उसको पसंद आ रही है। तो काफ़ी टाइम वो पब्लिकली जो हम लोग हमारे जो फ्रेंड्स होते थे उनमें जो लेडीज़ होती थी उनको टच करने की कोशिश करता था, तो उनको लगता था कि ये बैड बिहेवियर सीख रहा है, बैड बिहेवियर सीख रहा है। मुझे भी अजीब लगता था, लेकिन बाद में मुझे ये समझ में आया कि उसको जस्ट ये जीन्स के लिए अट्रैक्शन है, कि हाँ उसको जीन्स अच्छा लगता है। बहुत मुश्किल से मैंने उसका वो बिहेवियर ख़त्म किया। फाइनली वो कम्प्लीटली भूल गया, लेकिन लगभग 1 ईयर तक उसके दिमाग से ये चीज़ निकालने में मुझे बहुत टाइम लगा। जब भी कोई सामने से लेडी आ रही है और मैं उसको पहले से ही रोकना स्टार्ट कर देती कि जीन्स को टच नहीं करना है, जीन्स को टच नहीं करना है, नहीं करना है। काफ़ी टाइम तो वो मुँह से भी रिपीट करने लग पड़ा बाद में, सॉरी मम्मी जीन्स के टच नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। तो धीरे 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 वो हैबिट उसका गया। तो ऐसी बहुत सारी हैबिट्स थी, ऐसी बहुत सारे ऐसे रॉन्ग बिहेवियर थे जो अर्नब को मैंने इसी तरह से, इसको बोलते हैं मतलब मेंटल ट्रेनिंग। आप बच्चे के ब्रेन को ट्रेन करोगे, उसको रियल में समझ में नहीं आता है कि कौन रॉन्ग बिहेवियर है और कैसा जो है वो राइट बिहेवियर है, लेकिन हम इस तरह से उसको ट्रेन करते रहेंगे, उसके दिमाग में इस तरह से चीज़ें भरते रहेंगे ताकि वो जब भी उस चीज़ को करने की कोशिश करे तो उसका दिमाग एक बार उसको अलर्ट करे कि नहीं, ये चीज़ के लिए तुमको मम्मी हमेशा रोकती है, हमेशा रोकती है। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि काफ़ी सारे उसके जो रॉन्ग बिहेवियर थे वो ख़त्म हो गए, और आगे भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। और अभी मैंने आपको बोला लास्ट वीक का एग्जाम्पल, अब यह है कि रॉन्ग बिहेवियर जल्दी ख़त्म हो जाता है उसका। मैंने जस्ट लास्ट वीक में उसको हैंड प्रेस करते हुए देखा था, तो कंटिन्यूसली मैंने 3-4 डेज उसको मैं रोकती रही, तो उसने वो चीज़ रिपीट नहीं की, एटलीस्ट मेरे सामने रिपीट नहीं की। तो ये सारा जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा लेक्चर दिया है, ये सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप बिलीव कर सको कि भले ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम उनको बोल के समझा नहीं सकते हैं, लेकिन एक टाइम तक जब आप कंटिन्यूसली बच्चे को ट्रेन करते रहते हैं तो बच्चा कुछ टाइम के बाद उस बिहेवियर को अडॉप्ट करने लग जाता है। तो ये मत समझिए कि मेरे बच्चे को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, उसको मैं कैसे समझाऊंगी कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। नहीं, आप कंटिन्यूसली उसको उस चीज़ के लिए ट्रेन करते रहिए। हो सकता है आप बोलते रहो। इन चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है ना, ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन रोक रहे हो, तीसरे दिन आपको फ़र्क दिखना मिल जाएगा। नहीं, महीने, 2 महीने, 3 महीने, कई बार किसी बिहेवियर को जाने में लग जाते हैं। तो वो आपको टाइम के बारे में नहीं सोचना है, जस्ट दिमाग में क्लियर रखना है कि जो रॉन्ग बिहेवियर है उसको मुझे हमेशा उसको करने से रोकना है, और जो राइट बिहेवियर है उसको हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहना है। ये एक प्रोटोकॉल है, एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ आपको कैसे चलना है वो मैं आपको अभी बता रही हूँ, सेम जो मैं कर रही हूँ अभी। तो इसी तरह से अर्नब भी सीख रहा है। सो आई होप आपको मास्किंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं वो क्यों नॉर्मल नहीं होते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इनका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है वही डिस्टर्ब्ड होता है बाय बर्थ, या बाद में इसका कुछ भी क्लियरिटी इसकी नहीं है अभी तक। कुछ बोलते हैं बर्थ के बाद भी ऑटिज़म होता है, कुछ बोलते हैं कि बर्थ से पहले भी होता है, लेकिन ये श्योर है कि इनका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वही डिस्टर्ब्ड होता है, और उसको अभी तक कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जिससे उसको हम लोग रीअरेंज कर सकें या उसको हम लोग ठीक कर सकें। तो ये चीज़ अगर कोई बोलता है आपको, तो मुझे नहीं लगता आपको बिलीव करना चाहिए। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने इस बच्चे को पहले ऐसे देखा था और अभी ये बच्चा काफ़ी इंप्रूव कर रहा है, तो उस टाइम आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हो सकता है सामने वाला बच्चा हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक हो और आपका बच्चा माइल्ड या मॉडरेट में हो। तो वहाँ पे आप सीधा ये कंपैरिजन करके मत चलो कि मेरा भी ऑटिस्टिक है, उसका भी ऑटिस्टिक है, लेकिन उसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, मेरे में नहीं इंप्रूवमेंट है। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ये गाइस। तो जब भी कंपैरिजन करते हो तो ये सोच के चलो कि हो सकता है कि उसकी स्किल्स ज़्यादा अच्छी हो, उसका ब्रेन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड ना हो जिसकी वजह से वो बच्चा ऐसा कर पा रहा है। ऐसा कंपैरिजन करके हम खुद ही अपने बच्चों के साथ ही अनफेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है।
आप कंपैरिजन कीजिए ही मत, बिल्कुल कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि ऑटिज़म में कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं, सारे बच्चे यूनिक होते हैं। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा जो मैं आज समझाना चाहती हूँ आपको। सो थैंक यू फॉर टुडे।